जैसे ही कल बजट पेश हुआ था, आप लोग जानते हैं, और इस समय सारे न्यूज चैनल्स पे ना बजट्स की बात हो रही होगी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि जो 1 तारीख को मिल जाएगा उससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज मैंने कई न्यूज़पेपर देखे और सब में लगभग सिमिलर लाइंस ही लिखी हुई थी। बजट भाषण जो था लगभग 1.5 घंटे का था और 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट के स्टार्टिंग सेशन में ना सबसे अट्रैक्टिव बात थी सैलरी पर्सन के लिए कि इनकम टैक्स स्लैब को ना 7 लाख कर दिया। लेकिन एट द एंड लोगों को समझ आया हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब कहोगे कैसे? कि उन्होंने ओल्ड सिस्टम को तो छेड़ा ही नहीं है। अब आओ शांतनु भाई से पूछते हैं। शानू भाई, यार नया टैक्स स्लैब तो उन्होंने 7 लाख का कर दिया, बिल्कुल पुराने को तो टच भी नहीं किया, जिसमें मैक्सिमम कह लो लोग जो टैक्स भरते हैं ना आज भी ओल्ड सिस्टम को चूज करके रखते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जहाँ तक मैं बजट को एनालाइज कर पाया हूँ, जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें ही सैलरीड पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन लोग ये हल्ला तो मचा रहे हैं कि 7 लाख तक छूट दे दी है, 7 लाख तक छूट दे दी है, पर उसमें जो एटीसी का प्रावधान था वो इंक्लूड नहीं है, पुरानी टैक्स रिजीम में है। पुराना टैक्स सिस्टम लोग इसलिए भी ऑप्ट करते थे शांतनु भाई कि वो लोग सेविंग कर पाते थे, और इंडियंस जो बिलीव करते हैं सेविंग्स में है। लेकिन जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें तो सेविंग की तो कोई बात ही नहीं की गई है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जो कोविड का टाइम हमने देखा उसमें जो भारतीयों की सेविंग्स थी उसी ने उनको उस बुरे दौर में से निकाला। बिल्कुल सही शांतनु भाई, आप जैसा कह रहे हैं ना कि हमारे पास जो सेविंग्स होती है वो हार्ड टाइम पे काम आती है। आज के डेट में ना अगर बंदे के पास सेविंग ना हो और फैमिली का कोई बंदा हॉस्पिटलाइज हो जाए तो सारी सेविंग्स ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं चलाए हैं। अब टैक्स बेनिफिट जैसे पहले देते थे, एटीसी का कंपोनेंट बढ़ा देते, इंश्योरेंस का कंपोनेंट बढ़ा देते, हेल्थ इंश्योरेंस वाला 80D कंपोनेंट बढ़ा देते, तो शायद लोगों में अवेयरनेस आती। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों में सिर्फ जब से बजट पेश हुआ है तब से न्यूज़ चैनल्स हो चाहे हम सोशल मीडिया पर भी देखें, सिर्फ यही गुणगान हो रहा है कि नए टैक्स रिजीम में आप 7 लाख से ऊपर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बट तो जब से ये बजट आया है 1 तारीख से, तब से न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि सरकार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर बनाना चाहिए जिसमें लोगों को ये बताना चाहिए कि बचत के क्या फ़ायदे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं या आपके जनरल इंश्योरेंस के भी क्या फ़ायदे हैं, राइट, जिससे लोगों के हाथ में एट द एंड ऑफ द डे बचत रहे। मैं कहता हूँ ठीक है आप सेविंग्स को खत्म कर देते हैं, सेविंग्स का प्रावधान नहीं करते, लेकिन इंडिया में सोशल सिक्योरिटी क्या है? अगर आपके पास सेविंग नहीं, आपकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप पे नहीं करते तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, मतलब आपका पैसा ही आपको रिटर्न आता है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो ठीक है। गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन को क्या सोशल सिक्योरिटी दे रही है अपनी तरफ से? आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, हालांकि एम्पैनल्ड हैं, बट आजकल हॉस्पिटल्स मना कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि मैंने सुना है कि उनको पेमेंट्स नहीं हो रही है। दूसरा, आयुष्मान कार्ड के लिए हर कोई एलिजिबल भी नहीं है। आप इस चीज को गौर करिएगा, क्योंकि जब आप बनवाने जाएंगे उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल, हर कोई नहीं बनवा पा रहा है। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करे, ताकि एटलीस्ट अगर किसी परिवार के सदस्य को ना करे नारायण जरूरत पड़ती है तो हेल्थ इंश्योरेंस का यूज कर सके। इस्तेमाल कर बिल्कुल सके। सही कह रहे हैं। जैसा कि शानू भाई ने कहा ना, तो मैं व्यूअर्स को भी यही कहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना, चाहे आप कितना भी कमाते हो। लोग क्या कहते हैं ये मत सोचना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के बारे में। अडानी साहब का क्या हाल है? अडानी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो आज भी नियर अबाउट 20 से लेकर 30% तक उनके शेयर गिरे हैं। मतलब जो इन्वेस्टर्स थे शायद रो ही रहे होंगे। आपको क्या लगता है ये उबर पाए? अडानी ग्रुप जो है ना शानू भाई,
हम जानते हैं कितना बड़ा है। बिल्कुल। हर कोई अडानी ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकता। ये छोटी मोटी आंधी आती रहती है और उनको पता है कैसे हैंडल करना है। और थोड़े दिनों में देखना, बीते दिन की बात हो जाएगी और अडानी जी ने ना जो रिसर्च कंपनी है ना उसके शेयर भी खरीद लेने हैं, देखते रहना। जैसे उन्होंने कुछ टीवी चैनल खरीद लिए। कुछ टीवी आज की डेट में वो क्या नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने 3 दशकों से चली आ रही सीमेंट फैक्ट्री को खरीदा, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने मिंट लगा के बंद कर दिया। लाखों लोग उससे बेरोजगार हुए। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मीडिया के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि मीडिया खुद अदानी जी की है। तो लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ एक ग्रुप नहीं है भारत में, और कई अच्छे स्टार्टअप्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। अब तो देश में स्टार्टअप का कल्चर बहुत ही बढ़ गया है। भाई आपने सही कहा, देश में ना स्टार्टअप का माहौल अच्छा बन रहा है। बहुत अच्छे स्टार्टअप आए हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी नई कंपनीज आते रहेंगे और लोगों को जॉब्स अवेल करवाएंगे। चलिए नौकरी की बात पर आए हैं, तो टेक कंपनीज में आजकल बहुत लोगों की चटनी हो रही है। इसके बारे में, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में। अब मैं आपको बताऊं, यहां तो आपने बात कर दी छटनी की। अगर आप इनके शेयर्स मार्केट को देखेंगे ना, कल की डेट में सारे टेक कंपनीज के शेयर ऊपर थे। यूएस के चेक कर लेना। मतलब कि वो लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा जो 20-20 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, उनकी भी छटनी कर दी है। वो कोई रिसेशन की वजह से नहीं कर रहे, वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट को उठा के देखेंगे, बड़े बड़े सीईओज ने अपनी सैलरी बढ़ा ली है, जो छोटे एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल के। तो ये एक बहाना है, मेरा मानना है, क्योंकि कंपनीज अपने प्रॉफिट को पहले देखती है, उनके एम्प्लॉयज को नहीं। तो आज की डेट में मेरे हिसाब से ना एम्प्लॉयज को भी ना अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। मे भी आपका विचार मेरे से मिलता ना हो। नहीं, हर एक को अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। पहले जैसी कंपनी नहीं है लॉयल आज की डेट में। अगर आप बात करते हैं पुराने जमाने को देखें, तो जब कोई किसी के पास नौकरी करता होता था ना, तो वो अपने बच्चे को भी उसी फैक्ट्री में लगा देता था। जी। अब वो सिनारियो खत्म हो चुका है। बिल्कुल। हम जैसे बजट पे बात कर रहे हैं, तो मैंने एक कॉलम पढ़ा कि इस बार एजुकेशन के लिए कुछ खास रखा ही नहीं है बच्चों के लिए। जी सही बात है। और पिछली बजट एलोकेशंस में से भी मैंने सुना है कि कुछ पैसा सरकार नहीं खर्च पाई है। तो क्या कहते हैं आप, वही मिसमैनेजमेंट है? शांतु भाई, जैसे आप कह रहे थे ना कि पिछले साल का एलोकेटेड बजट भी ये लोग खर्च नहीं कर पाए हैं, ये तो आपको, अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो जब पहले 100 रुपए चलते थे तो शायद 5 या 10 रुपए पहुंचते थे। ये मेरा कहना नहीं है, बड़े बड़े नेताओं ने ये बात कही है। और आज के समय में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। जो काम पहले 100 या 200 रुपए में होता था, आज की डेट में 1000 या 2000 रुपए में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड की सच्चाई है। तो उसमें अफसरों की गलती नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। यार ये भी बात है। तो महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन? सरकार। सरकार। अब हम जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बजट में मुझे मोटी मोटी 2-3 बातें ही समझ आई। एक था 47 लाख यूथ को अगले 3 साल के लिए स्टाइपेंड देना, और एक चीज और अच्छी लगी, शायद 30 स्किल इंडिया स्कूल्स खोलने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल के। इसके अलावा मुझे नहीं लगा कुछ युवाओं को मिला है। और मैं एक चीज से हैरान हूं, ये 47 लाख युवा कैसे फाइंड करेंगे और क्या क्राइटेरिया रहेगा, और जिसको जरूरत होगी क्या उसको मिलेगा? देश की आबादी ने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, देश की आबादी ने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। और मुद्दा ये है राज भाई कि हम आज भी उसी लीग पर चल रहे हैं जहां हम सिर्फ लोगों का पेट भरने तक सीमित है। हम उन्हें सशक्त नहीं कर पा रहे हैं। आज बात नहीं होती है स्टार्टअप इंडिया की, आज बात नहीं हो रही है स्किल इंडिया की। कहाँ है वो स्कीम्स? ये बस जैसे कि नई नई सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, वैसा चलता रहता है। जमीनी स्तर पर सरकार को देखना पड़ेगा कि जो स्कीम्स आ रही हैं क्या वो लागू हो रही हैं।
अगर लागू हो रही हैं तो क्या वो सही लोगों तक पहुंच रही है? क्योंकि मैंने सुना है जो मुफ्त राशन की स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब एक- उस पे भी कैच है। अब देखो ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए, लेकिन मैंने सुना है उसमें भी डिपो होल्डर क्या करते हैं, लोगों के कार्ड काट रहे हैं। जिनको पहुंचना चाहिए उनको तो राशन ही नहीं मिलता है। यानी जैसे कि पुराने समय में ना ये लोग मिट्टी के तेल के टैंकर बेच देते थे ना डिपो होल्डर, आज की डेट में राशन और कह लीजिए अनाज के ट्रक बेच देते हैं। सेटिंग हर जगह होती है। तो देश की जनसंख्या अगर 150 करोड़ भी हो गई है तो 80 करोड़ में ना बहुत सारी जनता आ जाती है जिनके पास कार्ड और कह लीजिए किसी भी तरह का राशन कार्ड नहीं है, वो भी इस जनसंख्या में आती है। राज भाई, चलिए वो तो बात होगी फ्री राशन की, पर यहाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं दुविधा में हूँ, समझना चाहता हूँ। एक तरफ तो सरकार कहती है कि लोगों की आय कुछ प्रतिशत बढ़ गई है, दोगुनी हो गई है, दोगुनी दोगुनी हो गई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से ना सरकार के पास ना ये बात बिल्कुल सही कही, डेटा की कमी नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं। आज की डेट में मैं कहता हूँ लोअर क्लास और मिडिल क्लास कुछ नहीं रहा है। जो मिडिल क्लास था ना कोविड-19 से पहले, वो लोअर क्लास में आ गया है। या गरीबी रेखा में बहुत से लोग धकेल दिए गए हैं या खुद फिसल गए हैं। इसका कारण भी है ना, कोविड ने कितने लोगों को बर्बाद किया। जो लोग पहले कहते थे कि हम मिडिल क्लास हैं या फिर हम हायर क्लास में आते हैं, आज की डेट में उनसे पूछ लीजिए, कई लोगों के बिजनेस ऐसे ठप हो गए हैं, उनके घर का राशन कैसे चलता है, सरकार को उससे लेना देना नहीं है। जो लोकल इम्प्लीमेंटर होते हैं इन स्कीम्स के, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऊपर नहीं देते, उसकी वजह से ऐसी स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, जो मैंने देखा है। चलिए वो तो जनता जनार्दन है, जनता जानती है, बाकी इस पे व्यूअर्स की राय ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। राज भाई, हमेशा की तरह विपक्ष निराश है इस बजट से। वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब जब ये पार्टी कह लो विपक्ष जब सत्ता में रहेगी तो दूसरी पार्टी भी कहेगी कि बजट में कुछ भी नहीं है। तो ये पॉलिटिकल बातें हैं, हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे हम बजट की बात कर रहे हैं तो एक आई कैचिंग मुझे लगा कि ना किसानों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का लोन का प्रावधान किया है। मुझे चीज ठीक लगी, लेकिन ना गरीब किसान 2 लाख 4 लाख जो लोन ले लेता है बैंक से, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जब व्यापारी वर्ग लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं, उनके लोन को बट्टे खाते में डाल देते हैं या वो यहाँ से फुर हो जाते हैं। सरकार को किसानों के लिए अपना नजरिया बदलना चाहिए। राज भाई, जैसे बजट की बात हो रही है तो किसानों के लिए क्या लेकर आई है सरकार? किसानों के लिए जो मैंने देखा कि शायद 1.5 लाख करोड़ के लोन का प्रावधान किया है, लेकिन मैंने एक कॉलम पढ़ा, मुझे हंसी आई कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आपने एक ऐड देखी होगी ना, ऊंट बिस्लरी पीने वाला ऊंट। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार के ना कृषि बजट में किसानों के साथ भी वही स्थिति है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार। हाँ, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया है कि यूथ आगे आए और ऑर्गेनिक खेती को अडॉप्ट करें। चलिए देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिल्कुल किसानी बिल्कुल, पे। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा इसके बारे में। वैसे मैं एक किसान नेता का बयान सुन रहा था। अच्छा। तो वो कहते थे कि ऑर्गेनिक खेती आप इम्प्लीमेंट करने की बात तो कर रहे हो, पर जो उसका बेनिफिट होगा या किसानों को जो कम फसल उत्पादित होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में कम फसल पैदा होती है। शायद अगर ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हो, श्रीलंका में भी कहते ऑर्गेनिक खेती को अपनाया था, वहां पे ग्रेन्स की बहुत कमी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके हल भी सरकार को ढूंढना पड़ेगा या किसान विद्वानों को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम उसके बारे में ज्ञानी नहीं है तो हम बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जी। व्यूअर्स, आप लोगों की क्या राय है इस बजट के बारे में, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।